बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट, पाकिस्तान की विक्ट्री। 2 साल पहले आज के दिन जब भारत ने, दुश्मन ने पाकिस्तान की सरहदों की खिलाफ वर्जी की तो पाक फ़ज़ाइया ने, पूरी कौम ने जिस अंदाज में मुंह तोड़ जवाब दिया दुश्मन को, आज उस पर बात करेंगे। अब 27 फरवरी 2019 क्यों हुआ, ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट क्यों हुआ? 26 फरवरी 2019 की रात को भारत पाकिस्तान की सरहद की खिलाफ वर्जी करते हुए बालाकोट पर यहाँ पर पेलोड गिराता है और उसको क्लेम ये करता है कि हमने न जाने कौन से ठिकानों को निशाना बना दिया है, आबादी पर भी निशाना बनाने का क्लेम किया जाता है। लेकिन हकीकत क्या है जो आपके सामने इस वक्त टेलीविज़न स्क्रीन पर है कि हमारे जंगल में वो पेलोड गिराया गया और एक कव्वे के अलावा कोई और कैजुअल्टी नहीं थी। बहरहाल पाकिस्तान ज़ाहिर है एक खुद मुख्तार मुल्क है, अपनी सरहद की खिलाफ वर्जी करने का बदला तो लेना था। तो 27 फरवरी सुबह 9 बजे ये ऑपरेशन प्लान किया गया और इसमें हमने भारत की सरहद की खिलाफ वर्जी किए बगैर उनके 6 ठिकानों को निशाना बनाया। उनकी मिलिट्री गैरिजन्स की जो ओपन स्पेसेस थी उनको निशाना बनाया, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि कोई भी कोलैटरल डैमेज हो या आबादी को निशाना बनाया जाए। एक पैगाम देना मकसूद था और वो पाकिस्तान ने किया। और उसके बाद जब उनके तैयारे उड़ते हैं और हवा में आते हैं तो एक SU-30 तो हमारे स्क्वाड्रन लीडर हसन सिद्दीकी गिरा देते हैं और इसके अलावा MiG-21 तैयारा जो है वो विंग कमांडर नुमान अली खान गिराते हैं। और ये वो तैयारा था जिसमें विंग कमांडर अभिनंदन मौजूद था, जिसने पाकिस्तान की चाय की तारीफ भी की। बहरहाल पाकिस्तान ने अभिनंदन को रिलीज़ भी किया। क्यों किया? क्योंकि एक तो जिनीवा कन्वेंशन पर ऑब्वियसली अमल दरामद करते हुए, और दूसरा जो वज़ीर आज़म इमरान खान का सॉट आपने सुना कि उन्होंने कहा कि हम गुडविल जेस्चर के तौर पे अभिनंदन को वापस भेज रहे हैं। अब इसमें भी एक अंदर की कहानी है और वो ये है कि पाकिस्तान ने चाहा कि ये जल्दी सरहद क्रॉस कर जाएं, क्योंकि जिस दुश्मन से हमारा मुकाबला है वो इस कदर सफ़ाक है, चालाक है कि उस वक्त भी ये खदशा था कि कहीं भारत ने अपने स्नाइपर्स ना बिठाए हों और वो अभिनंदन को मार के इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दे। सो बहरहाल अभिनंदन वापस गया और आज हम इस इंसिडेंट के 2 साल के बाद आज हम ये विक्ट्री सेलिब्रेट करते हैं और हम ये पैगाम देते हैं दुश्मन को, पूरी दुनिया को, कि पाकिस्तान केपेबल है अपना दिफा करने का। पाक फ़ज़ाइया, हमारी पाक अफ़वाज जो हैं वो इतनी सलाहियत रखती हैं। सो यहीं से पहले तो गुफ्तगू का हम आगाज़ करेंगे और इसके अलावा जो अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है कि DGMO के दोनों तरफ के राब्ते हुए हैं और उन्होंने इस चीज़ पर इत्तफ़ाक़ किया है कि LOC पर सीज़ फायर होगी। वज़ीर आज़म ने इसका खैर मकदम किया है। पहले ऑब्वियसली ख़बरें ये आई थी कि दोनों तरफ से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स के राब्ते हुए और उसके बाद अब ये डेवलपमेंट है। सो मेहमानों का तारुफ़ करवा दूँ। मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज़ अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रिनाउंड डिफेंस एनालिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया आपका। शमशाद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। और एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब भी हमारे पास मौजूद हैं, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। आप तीनों को प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। जनरल साहब आपसे आगाज़ करते हैं। पहले तो आज ही के हवाले से ज़रा बता दीजिए कि 2 साल के बाद आज जब हम ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट की बात करें तो कैसा महसूस करते हैं आप? थैंक यू सादिया। पहली बात तो ये है कि मैं चैनल 92 को और आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने आज अपना ये प्रोग्राम डेडिकेट किया उन मुहाफ़िज़ वतन के लिए जिन्होंने पूरी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। और मैं एयर फोर्स के तमाम लोगों को और आर्म फोर्सेस को इन जनरल और आज के स्विफ्ट रिटॉर्ट के हवाले से एयर फोर्स को अपना सलाम पेश करता हूँ, पाकिस्तान एयर फोर्स को। और जिस तरीके से एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान अपनी एयर फोर्स की क़यादत कर रहे हैं और जो उन्होंने स्पिरिट इन्फ्यूज़ की है उनमें, आई थिंक काबिल सताइश है एंड पूरी कौम को उन पर फ़ख्र है। आज का ये दिन बड़ी अहमियत का हामिल है 3-4 एतबार से, फिर बाद में इस पर बात मज़ीद करेंगे कि हिंदुस्तान जो नोशंस लेके आया था, एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, अपने लोगों की खुद जान ली, पुलवामा, उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाने की कोशिश की और वो सारा कुछ सामने भी आ गया। और फिर उस बयानिए पे उन्होंने पाकिस्तान के अंदर वो एक घुस मारने का नैरेटिव लेकर वो आए और जो उनको सबक सिखाया पाकिस्तान एयर फोर्स ने, जिस तरीके से हमारा नेशनल रिस्पांस गया, मेरे ख्याल में उस पर पूरी कौम को फ़ख्र है। और हिंदुस्तान का वो नशा हिरन हो गया
कि वो समझ रहे थे कि वो एक नया पैराडाइम एस्टैब्लिश करना चाहते थे, एक न्यू नॉर्मल एस्टैब्लिश करना चाहते थे। और वो समझते थे कि न्यूक्लियर थ्रेट्स के बावजूद और न्यूक्लियर अम्ब्रेला के बावजूद लेट्स क्रिएट अ स्पेस कि हम प्रीएम्प्टिव ऑपरेशन भी कर सकें, प्यूनिटिव स्ट्राइक भी पाकिस्तान में इंटरनेशनल बॉर्डर के खिलाफ कर सकें। तो वो पाकिस्तान ने उनको बता दिया कि न तुम अमेरिका हो न हम अफगानिस्तान हैं, तो ये दोबारा करने की जरूरत मत करना। और जिस तरीके से उनकी एयरफोर्स की हजीमत हुई, जिस तरीके से अपनी आर्म्ड फोर्सेस को अपने इंतखाबी नताइज के हुसूल के लिए भेंट चढ़ाया गया, मेरे ख्याल में एक बड़ा शर्मनाक रवैया है। और फिर उसका रिस्पांस जो वन अप और किया पाकिस्तान ने, कि जिस तरीके से अभिनंदन को एक प्रोफेशनल आर्मी की तरह, एक सोल्जर को हु वाज ऑन ड्यूटी, मैं अभिनंदन को जाती तौर पे कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि वो अपनी बोनाफाइड ड्यूटी पे थे, एक प्रोफेशनल सोल्जर है, वो अपना एयरक्राफ्ट फ्लाई करके आया अपने नेशनल मिशन पे, जहाज हमने गिराया, बहुत अच्छा किया। और जिस तरीके से उसको वापस किया एक जख्मी पायलट को, मेरे ख्याल में बड़ा एक आला प्रोफेशनल मेयार कायम किया पाकिस्तान ने। एंड इसके सब लोग मुस्तहिक हैं बड़ी मुबारकबाद आपने बात की, क्योंकि मैं यहाँ पे शाहिद लतीफ़ साहब की तरफ जाने से पहले बताती चलूँ कि अभी चंद रोज़ पहले ही एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान से मुलाकात का मौका मिला, तो वहाँ उनसे ये सवाल हुआ कि भारत बार बार ये क्लेम कर रहा है कि भाई अभिनंदन को तो पाकिस्तान को हर हाल में वापस करना ही था क्योंकि पाकिस्तान पर प्रेशर बहुत ज़्यादा था। तो उस पे एयर चीफ ने यही जवाब दिया कि जब उसको पकड़ लिया गया था, और ऑब्वियसली जो हमने देखा कि जो वहाँ की आबादी थी, लोकल थे, वो गुस्से में थे, वो तो पाक अफवाज के जवानों ने जाकर उसको बचाया। तो जब उसको पकड़ लिया गया तो एयर चीफ ने कहा कि मैंने खुद आर्मी चीफ को फ़ोन किया और मैंने ये कहा कि मैं भी एक पायलट हूं और ये भी एक पायलट है, दुश्मन का ही सही लेकिन पायलट है, ये भी वर्दी पहनता है तो इसकी इज्जत होनी चाहिए। सो जो आप कह रहे हैं ना कि जो प्रोफेशनल एयरफोर्स होने के, प्रोफेशनल एयरफोर्स के सिपा सालार का सबूत जो है वो तो इनकी इसी बात से मिल जाता है। शाहिद लतीफ़ साहब ये फरमाइएगा सर, पुलवामा ऑब्वियसली जिस तरह बात हुई कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की कोशिश की गई, वो भी चीज़ें बाहर आ गई कि कैसे उनके अपने लोग इन्वॉल्व थे। फिर उसके बदले के तौर पे वो बालाकोट करते हैं, बालाकोट भी कहाँ कि दरख्तों को मार के चले जाते हैं। अब वहाँ भी वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था कि अगर आपके पास पुलवामा के भी हमारे किसी के इन्वॉल्वमेंट के सबूत हैं तो आप पेश करें। उन्होंने कहा मैं खुद कार्रवाई का आपको यकीन दिलाता हूँ, वो भी नहीं हुआ। सो ये दो न्यूक्लियर कंट्रीज़ हैं, पड़ोसी हैं, भारत इस चीज को क्यों नहीं समझता? वो क्यों हर वक्त किसी ना किसी मिलिट्री एडवेंचर के चक्कर में रहता है? देखें जी, भारत जो है उसका रिकॉर्ड सारे का सारा यही है। और ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, ये कोई हमने पहली मरतबा तो नहीं देखा, ये तो हमारी हिस्ट्री इससे भरी हुई है। हमें पता था पुलवामा के बाद इस तरह की हरकत होगी, तभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया था कि अगर इंडिया कोई ऐसी हरकत करता है तो हम रिटेलिएशन का सोचेंगे नहीं, हम रिटेलिएशन करेंगे। और जो कुछ उन्होंने कहा, एक ही दिन बाद पाकिस्तान एयरफोर्स ने वो कर दिखाया जो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ने बात की थी। और हमने जो हमने कर दिखाया वो फिर पूरी दुनिया ने देखा। वो तो रात के अंधेरे में आए थे, हमने दिन की रोशनी में उनको अटैक भी किया। और वो जो टारगेट्स थे जिसके अंदर उनकी मिलिट्री कमांड की लीडरशिप जमा हो रही थी, हमने उसको स्पेयर किया, दुनिया को दिखाया कि हम इस हद तक देखने वाले और इस हद तक जो काम है उसको ना बढ़ाने वाले लोग हैं। क्योंकि दोनों मुल्क जो हैं वो एटॉमिक पावर्स हैं, छोटी सी भी किसी की तरफ से जो गलती है वो एक एटॉमिक वॉर बन सकती थी। तो हम ऐसी चीज़ हरगिज़ नहीं चाहते थे, लिहाजा वो वीडियोस तैयार की गई कि जिसमें जो टारगेट्स हमने लॉक किए थे वो लॉक्स दुनिया को दिखाने के लिए कि हम एक्चुअल टारगेट ये था। और फिर ये तय किया गया कि इस एक्चुअल टारगेट को इंगेज करने से एस्केलेशन होगी और हम उस न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड को टच नहीं करना चाहते थे, हिंदुस्तान को बहाना नहीं देना चाहते थे। हमने वो जो लॉक्स हैं उनको रिजेक्ट किया और एक जो आम टारगेट है बल्कि एक आम जगह है उनको अटैक किया, ये दिखाते हुए कि हम अटैक ये भी कर सकते थे मगर हमने जानबूझ के नहीं किया। तो मकसद ये है कि जो कुछ भारत करना चाहता था वो तो दुनिया भर के सामने उसको एम्बैरेसमेंट हुई, यानी पहले पुलवामा में अपने लोग मारे और उसके बाद अपनी फ़ौज को ये समझकर कि पाकिस्तान वाला काम जो है
वो हम अपने लोगों के सामने बढ़ चढ़ कर बयान करें, उसमें भी उनको मुंह की खानी पड़ी। और हमने 1965 की जो जंग है उसकी एक ही दिन में याद ताज़ा कर दी। नमान और हसन दोनों हमारे पास मौजूद थे। एक ने Su-30 गिराया, एक ने MiG-21 गिराया। और वो जो लोगों के दिलों में शक व शुबहात पैदा करने की साल साल से कोशिश की जाती रही है कि क्या आज की पाकिस्तान एयरफोर्स वैसी है जैसी 1965 में थी, ये हमने साबित कर दिया। वो कहते हैं ना, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो हमने वर्ड से हमें कुछ नहीं कहना पड़ा, जो एक्शंस थी वो उसने साबित और कर यहाँ दिया। पे वो इस पूरे इंसिडेंट के बाद भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का वो जुमला आपको याद होगा, जब कहा था कि हमारे पास अगर रफाल्स होते तो फिर नतीजा फर्क होता बालाकोट का, यानी कि वो कहते हैं बड़ा बेहतर नतीजा होता हमारे पास अगर वो जहाज होता तो। ये जाहिल आदमी है, इसको कुछ पता नहीं, ना इसको कंपैरिजन की समझ है। फिर इसने एक फिक्र और भी बोला था कि अगर मौसम बेहतर होता तो हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होती। इसका फिर मैंने टीवी पे ही जवाब दिया था बिल्कुल। कि मौसम जो है वो बादल आ गए थे के लिए जी बादल आ गए थे। तो मौसम अगर ये चाहता है तो ये भी कभी कर लेना, बेहतर मौसम में लड़ के देख लेना। जब रफाल आए तो फिर बालाकोट में आ जाना। उनकी हालत वही होगी जो Su-30 की हुई है। देखें, ये सिर्फ मशीन, बेहतर मौसम में भी लड़ लें और रफाल पर भी लड़ लें तो भी हालत यही होगी। राइट। शमशाद अहमद खान साहब, पहले तो ज़ाहिर है आपका टेक आज के दिन के हवाले से 2 साल पहले जो एक मिलिट्री एडवेंचर करने की कोशिश की थी भारत ने, और फिर इससे आगे के जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पुलवामा का था, अपने लोगों को उन्होंने मारा, फिर बालाकोट, व्हाट एक्चुअली लेड टू दिस? जो कुछ भी डायनामिक्स जिनकी वजह से मोदी ने ये कार्रवाई की थी वो तो वही बेहतर जानता है। और उसने सिर्फ ये था कि हमें बहुत अंडर एस्टिमेट किया और उसको अंदाज़ा नहीं था कि जो कुछ वो करने जा रहा है उसका क्या जवाब उसको मिलेगा। और वो जवाब मिला। और वो जवाब जो था वो न सिर्फ ये एक तारीखी जवाब था, स्विफ्ट रिटॉर्ट जिसको हम कहते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, तो वो न सिर्फ ये कि एक तारीखी वाक़या था बल्कि एक तारीख साज वाक़या भी था। तारीख साज इन द सेंस के जो कुछ उस दिन हुआ उससे न सिर्फ ये कि कौम को हमेशा के लिए एक फ़ख्र का जज्बा मिला, बल्कि आने वाली नस्लों के लिए भी एक निशानी मिल गई कि हमारे साथ दुश्मन जो कुछ करेगा उसको इस किस्म का जवाब मिलेगा। और इस बालाकोट के वाक़े से पहले जितने भी वाक़यात पहले होते रहे, बाज़ गलत दावे भी किए गए, सर्जिकल स्ट्राइक्स के दावे किए गए, तो यहाँ पर उसने कोशिश करके देख ली और मेरे ख्याल में जिस किस्म की उसको मुंह की खानी पड़ी तो अब शायद दोबारा कभी जुर्रत ना करे। लेकिन ऐसे लोगों से किसी किस्म की हरकत की तवक्को आप कर सकते हैं। बहरहाल आज मैं सिर्फ इस हवाले से एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि मेरे लिए ये बालाकोट का जो बड़ा तारीख साज वाक़या था, इससे वो दिन भी मुझे याद आ गया। 7 सितंबर 1965 मैं लाहौर में बैठा हुआ था जिस दिन मैंने ऊपर आसमान में हमारे जहाज़ों को इंडिया के जहाज़ों के साथ लड़ते हुए देखा था और हमने छत पर चढ़कर सारा कुछ देखा था उस वक्त। और फिर जिस किस्म के कारनामे हुए थे हमारे बड़े एयरफोर्स के जानबाजों ने, और इस किस्म के हीरो थे हमारे एम आलम जैसे, और उन्होंने जिस तरह फिर जाकर दुश्मन के मुल्क में जाकर जितनी उनको नुकसान पहुंचाया, वो बातें सब तारीख का हिस्सा हैं और जहनों में एक तरह से एनग्रेव्ड हैं इस वक्त। तो वो वाक़या था। आपने चूंकि अभिनंदन के सलूक वाला भी जिक्र किया तो मुझे याद है 99 में कारगिल के दौरान एक इसी तरह इंडियन हवाई जहाज, एयरफोर्स का जहाज पहाड़ों पर गिराया गया था। तो उसका जो विंग कमांडर पायलट था वो फिर हमारे कब्जे में आया, तो बल्कि उसने कोई 2 घंटे मेरे दफ्तर में जब मैंने हैंड ओवर करना था तो हम अपने गुडविल जेस्चर के तौर पर, जिस तरह हमने अभिनंदन को भी दिया, क्योंकि हम कोई इंसानियत के जो जज्बात से तो आरी नहीं है, वो मोदी है जिसने न सिर्फ ये कि दुश्मन के साथ वो सलूक करता है बल्कि उसने अपने लोगों पर ही जुल्म के पहाड़ ढाए हुए हैं। ये तरह तरह के कानून बना के अभी किसानों पे जुल्म है। तो बहरहाल वो हमने वो जो लड़का था मेरा ख्याल स्क्वाड्रन लीडर था, तो
और साउथ ऑफ इंडिया से था। उसने बड़ी बातें मेरे साथ की और बड़ा खुश था कि जिस किस्म का उसको सलूक किया गया और हमने फिर दिया। बल्कि वो जब मैं उसको उसकी चीजें आपने भी चाय पिलाई होगी ना चिकीटा? हाँ जी, मैंने चाय पिलाई, बिल्कुल चाय पिलाई, और उसने चाय की बड़ी तारीफ की उस वक्त भी। और फिर उसका मैंने जब ड्राइविंग लाइसेंस किया अच्छा। तो उसको उसने कहा कि शुक्रिया, ये मैं कभी सोच नहीं सकता था कि मुझे मेरा ड्राइविंग लाइसेंस भी वापस मिल जाएगा। तो बहरहाल ये एक वाकया है जो कौम कभी नहीं भूलेगी और हम सब हमेशा के लिए सलाम पेश करते हैं अपने हवाबाजों को, अपने हीरोज को, उनके जो कमांडर्स हैं। और बिलखसूस में एयर चीफ जो हैं, उनको जब मैं देखता हूँ वीडियोस पर तो मुझे वो पुराने 65 के जो वाकयात थे वो मेरे जहन में उसी वक्त आ जाते हैं, क्योंकि असल चीज लीडरशिप होती है। तो लीडरशिप जब मुहैया की जाती है तो ऊपर दूसरे लोग फॉलो, बड़ी बात। बिल्कुल सही। एक बात मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ, फिर ब्रेक आ रही है, फिर हाँ, बड़ी तारीख साज बात है जो अभी कहा ना शमशाद साहब ने कि ये एक बड़ा तारीख साज वाकया था। उसमें अगर हम देखें कि जब कि किस तरीके से हम जो फॉरेन प्रेशर्स हैं उनको कैसे हम स्टैंड कर सकते हैं और अपना डिसीजन ले सकते हैं। जिस रात को ये स्ट्राइक हुई, अर्ली मॉर्निंग को जनरल डनफोर्ड ने चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल जुबैर हयात को टेलीफोन किया। ठीक है। इस स्ट्राइक से जब पाकिस्तान का रेस्पॉन्स अभी नहीं किया था, तो उन्होंने कहा कि आपके मुल्क में स्ट्राइक हुआ है, लेकिन चूंकि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ तो आई वुड एडवाइज पाकिस्तान एंड आई वुड एक्सपेक्ट कि आप लोग रिटेलिएट ना करें। हाँ। इस पर जनरल जुबैर हयात ने उन्हें यह कहा कि नॉट रिटेलिएटिंग इज नॉट एन ऑप्शन विद पाकिस्तान, वी विल रिटेलिएट बिकॉज हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया ने स्ट्राइक किया है। बिल्कुल। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि जब सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप मिल जाए और वो फॉरेन प्रेशर को स्टैंड करना चाहें तो कर सकते हैं। यही मुजाहरा हुआ था जब न्यूक्लियर डिवाइस एक्सप्लोड करनी थी, उस वक्त जब मिलिट्री एंड सिविल रिलेशनशिप सिविल लीडरशिप ने डिसाइड किया कि हमने कौमी धमाके मुल्की मफाद में हैं, न्यूक्लियर धमाके ये करने हैं, तो उस वक्त भी हमने प्रेशर को स्टैंड किया और धमाके कर दिए। तो मैं समझता हूं कि फॉरेन प्रेशर्स को नेशनल मफाद में खातिर में न लाना भी हमारी तारीख है और इसको मेंटेन करना चाहिए। उस एतबार से ये एक बड़ा तारीख साज वाकया था जो ऑपरेशन। और ये आपने सही कहा, ये एयर चीफ ने खुद कहा कि लीडरशिप का बड़ा काम होता है। और लीडरशिप लीडर किसको कहते हैं? जिसका विजन होता है। और उस टाइम पे भी जब ये ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट प्लान हो रहा था तो बहुत कम लोगों को पता था। बकौल आर्मी चीफ के दीवारों के भी कान होते हैं। उन्होंने कहा कि ये जो मेरे उनके पीछे उनके 3 एडीसीज बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि ये जो मेरे एड्स हैं इनको भी नहीं पता था। सिर्फ ऑब्वियसली वजीर आजम और मिलिट्री कमांड को पता था कि ये क्या होने जा रहा है और किस टाइम पे होने जा रहा है। बहरहाल एक ब्रेक ले लें और ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। शाहिद लतीफ़ साहब, एक चीज़ बताइएगा जो आई एम श्योर आपके पास इस पे इंफॉर्मेशन होगी, जिस वाक़े के हवाले से मैं इंट्रो में भी जिक्र कर रही थी कि उस वक्त ये खदशा था जब अभिनंदन को वापस भारत के हवाले किया जा रहा था कि भारत क्योंकि ख़ुद इस किस्म की सलाहियत रखता है जो अपने फ़ौजियों को मरवा सकते हैं, जो ख़ुद कोई ना कोई स्ट्राइक करके इल्ज़ाम पाकिस्तान पे डालने के आदी हों, तो फिर वो अभिनंदन को भी स्नाइपर्स बिठा के मार सकते थे और ताकि पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम आ जाए सारे का सारा। देखिए जी, ये एक सोच भी हो सकती है, मगर जो असल में ये बात गलत है कि हिंदुस्तान का हमारे ऊपर प्रेशर था जो वो दुनिया के सामने जाहिर कर रहे हैं कि उसने तो वापस आना ही आना था, हमारा प्रेशर था। ऐसी बिल्कुल कोई चीज़ नहीं थी। जेनीवा कन्वेंशन के तहत जो जंगी कैदी हैं उनके साथ अच्छा सलूक वो हमें वो करना चाहिए और हमने किया। और फिर एक गुडविल जेस्चर जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था उसके तौर पे जितनी देर अभिनंदन को यहाँ रखा, अच्छे तरीके से रखा और फिर उसको हमने वापस भी कर दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि कोई प्रेशर व्रेशर नहीं था, ये 2 चीज़ें थी जिसके तहत हमने उसको वापस कर दिया।
अब ये किस हद तक दुरुस्त है कि कोई ऐसा वो इंसिडेंट कर सकते थे जिसपे उसको खुद मार देते, इस चीज़ की मैं कोई ख़ास आपको इस पर कोई मुसद्दका चीज़ इसके ऊपर मैं नहीं कह सकता। ठीक है। अच्छा, अब ये शमशाद साहब इस पे ज़रा बात करते हैं। पहले मैं आप ही से स्टार्ट कर लेती हूँ शमशाद साहब कि ये जो अभी हमने देखा है कि खबरें आई पहले कि NSS के रवाबित हुए हैं, उनके द हिंदू अखबार में आया, उसके बाद फिर पता चला कि DGMOs ने ये मुआहदा किया, ये अग्रीमेंट हुआ है कि LOC सीज़ फायर जो है वो की जा रही है। वज़ीर आज़म ने भी इसको खैर मकदम किया। अब इस ऐसे वक्त में इस इक़दाम को आप कैसे देखते हैं? सादिया, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं वो पिछले सेगमेंट के हवाले से एक बात याद करानी चाहता हूँ। जी जरूर जरूर। कि जब हम उस स्क्वाड्रन लीडर को इंडिया के हवाले करना चाहते थे, वो कारगिल के दौरान जो मार गिराया था, तो इंडियंस ने उसको वापस लेने से इनकार कर दिया था। उनका सफीर जो था वो फॉरेन ऑफिस आकर उसको रिसीव नहीं करना चाहता था। तो हमने बिलाखिर जब वो यानी बिल्कुल बेचार मददगार हो गया था, तो हमने उसको रेड क्रॉस के हवाले पे किया था। तो ये है हाल उन लोगों का जो वहां बैठकर फैसले करते हैं। अपने ही लोगों को डिसोन करना, ये भी उनका ही वतीरा है। बहरहाल, आपके सवाल के जवाब में देखिए, ये सोचना कि ये सब कैसे हुआ, अचानक क्यों हुआ, मेरे ख्याल में ये इतना अहम नहीं है। असल बात ये है कि एक अच्छी डेवलपमेंट है और कोई अनयूजुअल चीज़ नहीं। ये जो DGMOs का चैनल है, ये सिर्फ 2003 से ऑपरेशनल नहीं है, बल्कि उससे पहले से ऑपरेशनल है। मुझे अच्छी तरह याद है, कारगिल के दिनों में हम इसको बाकायदा इस्तेमाल कर रहे थे हर सतह पर, यानी DGMOs की लेवल पर। ठीक है। और तो ये एक बाकायदा एग्जिस्टिंग चैनल है, मैकेनिज्म है, जो दोनों मुल्कों ने अपने लिए एक रखा हुआ है कि कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि फौजी बॉर्डर्स इतने वल्नरेबल हैं हमारे, तो ज़रूरी है कि दोनों साइड से एक राब्ते का एहतमाम होना चाहिए, और वो एहतमाम करके रखा हुआ था। और अब उसी चैनल को इस्तेमाल करते हुए अगर ये फैसला कर लिया गया है कि लाइन ऑफ कंट्रोल को अब स्टेबल किया जाएगा, तो मेरे ख्याल में ये बड़ी बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा न सिर्फ ये कि खित्ते में सुकून की तरफ एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में शायद कुछ थोड़ी बहुत मदद मिल जाए, सबसे बड़ा फायदा कश्मीरियों को होगा, क्योंकि दोनों तरफ से जब गोलाबारी होती है तो विक्टिम्स बेचारे कश्मीरी हैं। तो कश्मीरियों पर एक तरफ तो मोदी ने अपनी जो हैवानगी और दरिंदगी का जुल्म के पहाड़ ढाए हुए हैं, जो फाशिज्म की जो एक वहाँ उनको उनके ऊपर लॉकडाउन बर्पा करके रखा हुआ है, वो दूसरी चीज़ है। उसके अलावा लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो बराबर ये इंडिया खिलाफ वर्जी करता आ रहा है, तो दोनों तरफ जब नुकसान होता है तो वो नुकसान हमारे कश्मीरी भाई बहन होते हैं, वो सफ़र करते हैं। तो उस लिहाज से कम से कम ये है कि कश्मीरियों को थोड़ा बहुत सुकून का एक लम्हा मुयस्सर हो जाएगा। बाकी आप मोदी को, बिलखुसूस इंडिया की मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि पहले हम कैसे डील करते हैं, मोदी से आप कोई चीज़ तवक्को ना करें। तो इसी हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें भी मोदी ने एक ऐसी चाल चली है, और ये मैं अपनी सोच के मुताबिक बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब ये अचानक कोई बात होती है तो बंदा सोचता तो है कि ये मोदी में इतनी तब्दीली क्यों आ गई है, क्या हुआ है, कोई नई चीज़ है। हाँ, नई चीज़ है, और वो है अमेरिका में बाइडेन का आना, ट्रंप का जाना और बाइडेन का आना। एक नई सोच वहां आ चुकी है, और मोदी को अब ये इस बात का अच्छे तरीके से अंदाजा है कि नई क़यादत जो है सदर, तो ये चालाकी आपको नजर आती है कि पीस के लिए एक इनिशिएटिव हमने जो है वो लिया है, और हमने कोशिश की है कि ये सीज फायर से इसका आगाज किया जाए। फिर जनरल साहब मेरे, ठीक है, जी 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 मुकम्मल कर लीजिए शमशाद साहब। हाँ, मैं ये कह रहा था कि मोदी अमेरिका को तासर ये दे रहा है कि हम तो ऑलरेडी एंगेज्ड हैं। यानी ये देखिए, एक चालाकी वाली बात है कि जो अच्छी बात है उसमें भी नीयत उसकी साफ नहीं है। वो अमेरिका को सिर्फ दूर रखने के लिए कि अमेरिका कोई प्रेशर ना इंडिया पे डाले, वो ये करके शो कर रहा है कि जिस तरह हमारे इनिशिएटिव पर ये सब
बात हो रही है तो ये क्रेडिट ले रहा है। तो हमारे लोगों को अननेसेसरीली मैं समझता हूं बगलें नहीं बजानी चाहिए, जितनी मैं गुज़श्ता 2 दिन से मीडिया पर देख रहा हूं। ऐसे इसको बिल्कुल ठीक है। अब जनरल साहब, ये जिस तरीके से बात की जाती है कि 2003 में अंडरस्टैंडिंग थी और शमशाद साहब ने कहा कि तो ऑब्वियसली उससे पहले से है, तो पाकिस्तान ने तो 2015 में भी प्रपोजल दिया था सीज फायर का, उस वक्त तो तस्लीम नहीं किया गया था भारत की तरफ से। सो अब ऐसे वक्त में आपको क्या मुहर्रिकात नजर आते हैं? सादिया, पहली बात ये है कि ये एक इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है, ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान का फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं है बिल्कुल। ये एक अंडरस्टैंडिंग है जिसके तहत 15 में हमारा प्रपोजल यही था कि इसको एक फॉर्मल एग्रीमेंट में बदल दिया जाए, जिस पे हिंदुस्तान पीछे चला गया था और उन्होंने इसको नहीं माना था। लिहाजा मैं समझता हूँ ये एक टेक्टिकल इनिशिएटिव है जिसको लिया गया है, दोनों DGMOs ने बात की है, और अगर इससे वो फवायद हासिल होते हैं जो अभी शमशाद अहमद साहब भी बात कर रहे थे, अगर वो फवायद हासिल होते हैं तो जो निहत्ते कश्मीरी दोनों तरफ आबाद है जिनका कोई जुर्म नहीं है, वो उनको ज़िंदगी में कुछ सुख का सांस आ जाएगा। और वैसे भी सीज फायर वायलेशन एक नॉन प्रोफेशनल रवैया है और एक ट्रिगर है। सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन इसी में एक और एस्पेक्ट, क्योंकि मैं ये बातें सुन रही हूँ, कुछ हमारे तज्जियाकार ये बात कर रहे हैं, तो इस पे मैं आपकी राय भी चाहूँगी। वो कहते हैं कि जो 5 अगस्त 2019 का भारत का इक़दाम था कश्मीर का स्पेशल स्टेटस ख़त्म करने का, उसके बाद आपने खुद कहा था पाकिस्तान ने कि भाई हम नहीं रवाबित रखेंगे भारत से, तो ये आप क्यों कर रहे हैं, कैसे वक्त में कैसे आपको सूट करता है? ये एंगल, इस पे बड़ी डिस्कशन हो रही है। यकीनन ये इस पे हमें बहुत मोहतात होना पड़ेगा। जब तक वो, मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि जब तक वो 5 अगस्त के इक़दाम को वापस नहीं लेते तब तक आप राब्ते न रखें, कश्मीर को एक हल तलब मामला तस्लीम नहीं करते और उनका जो कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेटस था और जो UN रेजोल्यूशन की प्रोविजन है उन हकायक को तस्लीम नहीं करते, तो ये एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी है, ये नहीं होनी चाहिए। और मेरे ज़ाती राय ये भी है कि बायलैटरलिज्म दोनों मुल्कों के दरमियान दफन हो चुका है। न सिमला एग्रीमेंट में कोई जान है, न वो हमें 50 बरस में कुछ दे सका, न लाहौर डिक्लेरेशन में कोई जान रह गई है, न वो हमें कुछ दे सका। जब हिंदुस्तान एक इशू को सिरे से तस्लीम ही नहीं करता, वो कहते हैं ये UN रेजोल्यूशन की जो प्रोविजंस है ये गलती थी नेहरू की कि वो चले गए थे UN में। इस तरह के दुश्मन के साथ, इस तरह की फैशिस्ट रिजीम के साथ किसी भी किस्म के राब्ते रखना और ये खैर की तवक्को करना, मेरे ख्याल में ये एक गलत सोच है, गलत सियासी रवैया है मेरी समझ में। ठीक है, ये इस पे फल नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने जो कश्मीर के अंदर होने वाले मजालिम हैं उन कश्मीरियों को एक उम्मीद दिलवानी है, न कि उनको ये तासुर देना है। अपना वो 5 अगस्त 2019 का जो इक़दाम है उसको वापस ले लें, उसको वापस ले लें तो फिर बात हो सकती है, क्योंकि उसको वो हल तलब मामला तस्लीम करेंगे तो इस पर बात होगी। जब तक वो नहीं होता इसमें कोई राब्ते नहीं होने चाहिए। रहा ये ट्रैक 2, इसमें एक जो एक प्रैक्टिस है, जब कारगिल हो रहा था तो उस वक्त हालत जंग में थे दोनों ममालिक, और उधर से बर्जीश मिश्रा और गालबन शमशाद साहब, पुट मी राइट इफ आई एम रॉन्ग, नियाज नायक साहब यहाँ से, और नरेंद्र वहाँ पे वाजपेयी, और इधर से नवाज शरीफ साहब, ये आपस में राब्तों में थे और ट्रैक 2 उस वक्त भी चल रहा था। ठीक है। तो वो और बात होती है, क्योंकि उस वक्त कश्मीर को एक हल तलब मामला वाजपेयी हुकूमत तस्लीम करती थी, मानते थे, लेकिन अब 5 अगस्त के बाद इसकी कोई गुंजाइश नहीं है और हमें उनसे राब्ते नहीं रखने चाहिए। मैं ज़ाती तौर पर शाहिद लतीफ साहब, आपकी राय इसी पे कि इस वक्त स्पेशली ये जो बैक चैनल डिप्लोमेसी है ये कैसे हमें सूट करती है? हमें पता चला वहाँ से कि जी दोनों तरफ डॉक्टर मोहिद यूसुफ के, अजय डोवल के राब्ते हो रहे हैं, फिर ये DGMOs वाली के राब्ते के बाद ये खबर आ गई। हाउ डज इट सूट अस? देखें जी, मैं ये समझता हूँ इसमें कोई इंडिया की चालाकी नहीं है, ये उसकी मजबूरी बन गया है। ये जो हाइब्रिड वॉरफेयर है ये आजकल तोपों और टैंकों की लड़ाइयाँ नहीं रही। आज की जंग जो है वो इकोनॉमी के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है। ये जो इंडिया का जो इम्प्रेशन है जो हमेशा से रहा है, ना तो वो आज सेकुलर है और ना ही वो शाइनिंग इंडिया है। वो जो ख्वाब देखे गए थे वो वहीं के बरे वहीं ख़त्म हो गए। तो इसलिए एक तरह से मजबूरी समझें और फिर अमेरिका में जो पावर चेंज हुई है उसको भी सामने रखें।
वो ट्रंप वाला ज़माना नहीं है कि हिंदुस्तान को पूरी वहाँ से बैकिंग होगी और वो जो करना चाहे कर ले। आज के ज़माने में अब हिंदुस्तान का चेहरा बिल्कुल मसख हो चुका है। जो उसने काम किए पूरी दुनिया में आप देख लें कि वो जो EU की डिसइंफो लैब है, उसने हिंदुस्तान को कैसे बेनकाब किया कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 15 साल से जो एक फॉल्स प्रोपेगेंडा करता रहा, वो बाकायदा खुल के सामने आ गया। तो पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम बहुत बुरी तरह मसख हो चुका है। आज की ज़रूरत है कि ये जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान ये जो लड़ाई झगड़े वाला मामला है, जिसमें दोनों मुल्कों ने सफ़र किया है, इसको कम किया जाए, दोनों मुल्कों की इसमें बेहतरी हो। तो हिंदुस्तान इसमें एक अच्छा नाम भी पैदा करना चाहता है और उसकी ज़रूरत भी बन गया है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ ज़रूरत के तहत ये काम हुआ है। और बिल्कुल इसको चले मुझे ठीक है, आपने कहा जरूरत के तहत हुआ है, इस वक्त ये भारत की मजबूरी है ये एंगेजमेंट। तो ये एंगेजमेंट अगर भारत की मजबूरी है और पाकिस्तान इस चीज को समझता है, तो इसको चले मैं रिफ्रेज कर देती हूँ कि फिर पाकिस्तान क्यों माना? क्यों जो इस वक्त सवाल उठाए जा रहे हैं ना कि भाई आप क्यों भारत की मजबूरी पर को क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्यों आप उनको एंगेज कर रहे हैं, क्यों आपने कश्मीर के इक़दाम का जो अपना फैसला था कि वो वापस जब तक भारत नहीं लेता। जी नहीं, इसको हम एक कंडीशन के तौर पे बिल्कुल उठा सकते हैं, मगर क्या ये पाकिस्तान की भी मजबूरी नहीं है? क्या पाकिस्तान अमन की बातें नहीं करता? तो ये तो नहीं हो सकता कि हिंदुस्तान एक तरफ से ये बात करे और आप उसको रिजेक्ट कर दें। ये पाकिस्तान नहीं कर सकता। तो मैं ये समझता हूँ कि हमने इसको माना, अच्छा किया। ये हमारी भी ज़रूरत है, इकोनॉमी हमारी भी ज़रूरत है। जो इकोनॉमी का हमारा हाल है वो सबके सामने है, मगर इसको नुक्ते के तौर पे उठाना, इसको हम सोच समझ के उठाएं और उसूली तौर पर ये नुक्ता सही है कि वो जो उन्होंने फैसला किया अगस्त वाला, उसको रिवोक किया जाए, उस फैसले को बदला जाए, क्योंकि उन्होंने गलत काम किया। तो इसलिए ये नुक्ता उठाया जा सकता है, मगर फौरी तौर पर अगर हिंदुस्तान की तरफ से ये ऑफर आई है तो उसकी मैंने वजह आपको अपनी दानिश में जो है वो मैंने आपको बताई, और मैं समझता हूँ ऐसे ही हुआ है। हिंदुस्तान की पोजीशन बहुत ख़राब हुई है वक्त के साथ। उनके पास अब वो चारा नहीं है कि पाकिस्तान को कोई चीज़ दिखाए और फिर उस पर से फिर जाए, लिहाजा उसको ये करना पड़ रहा है। तो हमें इस मौके से फ़ायदा भी उठाना चाहिए। उन्होंने ये ऑफर किया है, हम इसको मानेंगे तो दुनिया में हमारा एक अच्छा नाम जाएगा। राइट, मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। हम भारत के हवाले से बात कर रहे थे और डिस्कशन हमारी हो रही थी कि अभी भारत की मजबूरी बन चुका है ये जो LOC सीज़ फायर की तरफ ये इक़दाम उठाया गया है। लेकिन अगर LOC सीज़ फायर का ही जिक्र करें तो 2003 का जब हमने जिक्र किया कि एक इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग भारत और पाकिस्तान के दरमियान थी सीज़ फायर के हवाले से, तो 2003 के बाद से इंडिया ने 13,500 से ज़ायद बार सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की है। 310 कश्मीरी उसमें जान बहक हुए, 16 ज़ख्मी हुए और इसमें 92% खिलाफ वर्जियाँ जो थी, 92% खिलाफ वर्जियाँ वो 2013 से 2021 तक हुई हैं। शमशाद साहब, ये भी तो एक ऑब्वियसली रविश रही है भारत की कि आप सीज़ फायर करते हैं लेकिन भारत की तरफ से उसको वायलेट भी किया जाता है और फिर बड़ी आसानी से वो एक्यूज़ पाकिस्तान को कर देते हैं, इल्ज़ाम पाकिस्तान पर डाल देते हैं। ये वाला जो अभी सिलसिला हुआ है जिस पे आप कह रहे थे कि कश्मीरियों के लिए अच्छा हो जाएगा, ये सिर्फ इसी हद तक है? आर वी रीडिंग टू मच इनटू इट? ये जो वावेला हो रहा है, डिस्कशन हो रही है, क्यों? नहीं, कोई नहीं, वी आर नॉट रीडिंग टू मच इन इट। मुझे यकीन है, अगरचे मेरा कोई राब्ता नहीं फॉरेन ऑफिस के साथ, लेकिन मुझे यकीन है कि मिनिस्ट्री हमारी जो है, फॉरेन ऑफिस जो है, उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं जाहिर किया। वो समझते हैं पूरा मोदी की सोच को, इंडिया की जो चालाकी है उसको सोचा हुआ है, और इस वजह से उनका कोई आपको रिएक्शन नहीं आया है। क्योंकि जो बाकायदा सफारती सतह पर जो कोई राब्ता इंडिया के साथ जब भी ओपन होगा
वो एक क्लियर एनवायरनमेंट के मुताबिक होगा जिसमें मसलों के हल की भी बात की जाएगी। ये एक जिसको कहते हैं ना कि CBM कर लीजिए, जो आपस में होती हैं फौजी सतह पर लाइन ऑफ कंट्रोल, चूंकि हर वक्त एक बाकायदा एक हॉटलाइन है, तो हॉटलाइन तो वो हो गई, लेकिन वैसे भी गर्म रहती है ये लाइन ऑफ कंट्रोल। तो उसको जरा थोड़ा ठंडा करने के लिए ये ऑपरेशनल फैसला है, इसका पॉलिटिकल डायमेंशन किसी किस्म के साथ कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। और ये मैं इस बात से मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ एयर मार्शल साहब कि मोदी जो फैसले कर रहा है वो मजबूरी के तहत कर रहा है, क्योंकि हमेशा ये होता है कि जो फैसले दानिशमंदाना तौर पर किए जाते हैं या बाय चॉइस किए जाते हैं वो अच्छे फैसले होते हैं, और जब उन फैसलों में मजबूरी के तहत किए जाते हैं उनमें खोट होती है, उसमें बदनीयती होती है। तो हमारी साइड को ये अच्छी तरह अदराक होना चाहिए कि मोदी ने ये कदम जो भी उठाया है, पहले तो वो प्रोजेक्शन कर रहा है अमेरिका को सिग्नल करने के लिए कि देखो हम किस तरह अच्छे गुडविल के साथ बिहेव कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ। वो जो प्रेशर पड़ना था पाकिस्तान इंडिया पर बाइडेन का, वो उसको स्टेव ऑफ कर रहा है। तो हमारे लोगों को ये बात अच्छी तरह समझ है, मुझे यकीन है कि वो इन सब बातों को उन्होंने जहन में रखा हुआ है। हमें इस बात का एक जरूरी ये है कि जब तक कश्मीरियों को किसी डायलॉग में नहीं शामिल किया जाएगा, कोई डायलॉग हो ही नहीं सकता। एक तो ये बात होगी। मुझे याद है जब जिस दफा भी मैंने डायलॉग इंडिया के साथ किया, हम कश्मीरियों को साथ इन्वॉल्व करते थे। हर मीटिंग से पहले कश्मीरियों के साथ कंसल्टेशन होती थी, हर मीटिंग के बाद उनको बताया जाता था। तो वो एक ऐसा हमारा यानी एक एस्टैब्लिश्ड असूल है जिससे हम कभी भी रूगर्दानी नहीं कर सकते। और बाकी ये इमरान खान ने खुद कहा हुआ है बिल्कुल कि इस वक्त फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट जो है इस मसले पर इंडिया पाकिस्तान के दरमियान माहौल बेहतर पर आने के लिए, वो है कि कश्मीर में, जम्मू और कश्मीर, मकबूजा कश्मीर में वहां पर नॉर्मलसी की जाए, लोगों की जिंदगी को नॉर्मलाइज किया जाए। और वो सिर्फ एक ही सूरत पे हो सकता है, 5 अगस्त के जो इक़दाम थे उनको रिवर्स किया जाए। तो हमारा जो मौक़िफ़ है, मुझे यकीन है रिवर्स किया जाए, सही, बिल्कुल कमजोर नहीं है, हम डटे हुए रहेंगे। आज वज़ीर आज़म ने जो जब ट्वीट में खैर मकदम कर रहे थे आज के इस फैसले का, डिसीजन का, तो वहां पे उन्होंने ये भी कहा था कि ये भी याद रहे कि सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उन्होंने कहा इंडिया पर ही आयद होती है। बट जनरल साहब एक और चीज, जब हम ये बात कर रहे हैं कि माजी में अंडरस्टैंडिंग के बावजूद इस किस्म की वायलेशंस होती आई हैं, सो लोग ये भी सवाल उठाते हैं कि अब कैसे ऑब्वियसली आप ट्रस्ट कर सकते हैं, अभी भी आपको यकीन है कि उनकी तरफ से होता है इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया जाएगा। सो थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट बहुत लोग समझते हैं कि शायद वो एक बेहतर हल हो सकता है। आपको लगता है कि थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट के बगैर ये सब काउंटर प्रोडक्टिव होगा? सर ये देखिए, ये जो सीज फायर की अंडरस्टैंडिंग है ना, इसमें तो किसी थर्ड पार्टी के इन्वॉल्व होने की जरूरत ही नहीं है। ये एक इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है, नॉट अ फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन टू स्टेट्स। तो इसमें किसी जामिन का या थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट का कोई इतना बड़ी बात नहीं है। हाँ, हिंदुस्तान वायलेशन फिर भी कर सकता है। दिस डज नॉट मीन कि इस अंडरस्टैंडिंग के बाद हम अपनी विजिलेंस रिड्यूस कर रहे हैं या वी आर गोइंग टू स्लीप। नहीं, वी विल रिमेन प्रिपेयर्ड कि अगर वो वायलेशन करता है तो वी विल बी रेडी टू रिस्पॉन्ड। इसमें तो ये भी एक बात है। लेकिन जो बात अभी शमशाद साहब कर रहे थे उसको मैं थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान अभी ये क्यों कर रहा है। एक तो उन्होंने कह दिया कि वो आने वाले अमेरिकन प्रेशर को प्रीएम्प्ट करते हुए अपना एक गुडविल जेस्चर दिखा रहा है कि हम तो ऑलरेडी एंगेज्ड हैं। लेकिन जो उन्हें हजीमत उठानी पड़ी है, जो हमने डोसियर्स दिए हैं, जो हमने एविडेंस कलेक्ट की है, इंटेलिजेंस, जो हमने ये देखा है कि कुलभूषण यादव हमारे मुल्क में क्या करवाने आया था, वो टेररिस्ट फंडिंग कैसे कर रहे हैं, वो अफगानिस्तान से 66 कैंप्स को कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर सीपेक को या हमारे स्टॉक एक्सचेंज को या चाइनीज मिशन को जो कराची में है उनको, कॉन्सुलेट को किस तरह वो टारगेट कर रहे हैं। एक तरफ ये उनके लिए डिस्क्रेडिट है कि वी हैव गिवन अ वेरी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन डिसइंफो लैब और उस तरीके से जो उनका नैरेटिव, ये भोंडापन एक्सपोज हुआ है। अब अगर उनकी इस 15 साल एफर्ट को पुलवामा के साथ जोड़ें, उड़ी के साथ जोड़ें, पठानकोट के साथ जोड़ें, और फिर दुनिया देखेगी कि एक तरफ यके बाद दीजिए 4 फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन,
एक तरफ एक नैरेटिव, फॉल्स नैरेटिव लेके चल रहे हैं, और ये जो वो सीज फायर वायलेशन भी करते हैं, दुनिया को वो ये बावर कराना चाहते हैं कि ये पाकिस्तान कर रहा है और इस फायर के कवर में वो आदमी इन्फिल्ट्रेट करता है हमारे मुल्क में। अब चूंकि वो नैरेटिव बिका नहीं है, तो अब वो कुछ सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आके बात करेगी ह्यूमन राइट्स की, जो कश्मीर में हो रहा है। तो अब हमने करना ये है, मेरी समझ के मुताबिक, और मेरे ख्याल में हमारे दूसरे दोनों पार्टिसिपेंट भी यही बात कर रहे हैं, कि हमने अपने उसूली मौक़िफ़ पर कॉम्प्रोमाइज किए। ये बायलैटरलिज्म नहीं है, ये ट्राइलैटरलिज्म है। जैसे शमशाद साहब कह रहे हैं कि कश्मीरी भी होंगे, पाकिस्तानी भी होंगे, इंडियन भी होंगे, जब कभी कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग होगा। लेकिन उससे पहले जो यूएन रेजोल्यूशन के मुताबिक स्टेटस है कश्मीर का, उसको रेस्टोर करें, फिर बात हो सकती है। अच्छा, ये शाहिद लतीफ साहब, एक तो ऑब्वियसली ये एंगल है जो जनरल साहब ऑब्वियसली बात कर रहे हैं कि आपके पास सारे शवाहिद हैं, आपने इंटरनेशनल कम्युनिटी को जो फोरम्स हैं वहां पर वो पहुंचा दिए कि भारत कहाँ कहाँ किस किस तरीके से इन्वॉल्व है। और दूसरा ये जिस पे मैं बात कर रही हूँ कि आप जाहिर है हम कह रहे हैं कि कोई मुज़ाकरात तो नहीं हो गई, ये तो सिर्फ एक लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक सीज फायर है, उसकी वायलेशंस भारत ने की हैं, चलें। लेकिन ये मुझे बताइए कि जब आप भारत से बिल्कुल ही एंगेज नहीं करते और सिर्फ इस बुनियाद पर नहीं करते कि आपके लिए सबसे बड़ा मसला कश्मीर है, जो बोन ऑफ कंटेंशन है वो कश्मीर है, और आप कश्मीर के मसले को हल किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते, पाकिस्तान का जो हमेशा से असूली मौक़िफ़ रहा है, जो पार्टीशन का अनफिनिश्ड एजेंडा है, तो ये ज़्यादा आपकी दुनिया में ताकत, या आप ज़्यादा पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात नहीं करेंगे कि नहीं पहले कश्मीर का वो स्पेशल स्टेटस वापस हो, उसके बाद भारत से किसी किस्म की कोई भी बात या कोई भी राब्ता होगा? देखें जी, शुरुआत बिल्कुल ऐसे ही होगी। अगर कश्मीर को हमने हल भी करना है तो शुरू यहीं से होगा ना, कि जो आपने ये डिसीजन लिया है कि उसको अपनी यूनियन में डाल लिया है, सबसे पहले तो इसको रिवर्ट करें, वापस करें, उसके बाद अगली बात होगी। उसके फिर PORs वगैरह बनेंगे कि बाद जो है उसका एजेंडा क्या होगा, और उस एजेंडे में ये चीज़ बिल्कुल टॉप पे होनी चाहिए और उसके मुताबिक आइंदा बात करें। इस वक्त चूँकि बात हुई है सिर्फ LOC की, तो इस वक्त LOC की जो बात हुई है वो एक खुशाइंद बात है, उसमें हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, वी आर नॉट गिविंग अवे एनीथिंग। कोई ऐसी कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं हो रही जिसमें पाकिस्तान से कुछ लिया जा रहा है, या जो बातचीत होनी है वो हमने बगैर किसी कंडीशन के वहाँ बैठ गए और कश्मीर की हमने बात तक नहीं की, जो कि है जैसे आपने कहा कि वाकई वो बोन ऑफ कंटेंशन है। उसके बगैर तो हमने हमेशा यही कहा है ना कि उसके बगैर तो हम बातचीत कर ही नहीं सकते, और वो हमें कहते हैं जी ये दहशतगर्दी है, जब तक ये ख़त्म नहीं होती हम नहीं बैठ सकते। तो इस वक्त स्टांस जो है वो बड़ा हार्ड है दोनों साइड से। मैं समझता हूँ हमारी जो परसेप्शन है, हमें उसमें भी फ़ायदा मिलेगा कि हिंदुस्तान जो कि हमेशा वायलेशंस करता है, उसने ये बात की है और हम मान गए हैं इस बात पे। इसको हमें हरगिज़ रिफ्यूज़ नहीं करना चाहिए, और इसी से मेरे ख्याल में चीज़ें जो हैं वो इनिशिएट की जा सकती हैं, और इसमें भी हिंदुस्तान, मेरा ख्याल है कि अगले स्टेप में आप कह रहे हैं कि चीज़ें इनिशिएट हो सकती हैं और पाकिस्तान कश्मीर पर जो असूली मौक़िफ़ है पाकिस्तान का, उससे पीछे नहीं हटेगा, लेकिन आगाज़ आप कहते हैं कि ऐसे ही होता है। शाहिद लतीफ़ साहब आपका, शमशाद अहमद खान साहब आपका, एजाज़ जवान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।